नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें जो महाराष्ट्र और मुंबई से आ रही है और यह खबर परेशान करने वाली है क्योंकि कोरोना के नए मामलों में भारी बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर 26,538 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अकेले मुंबई में ये केसेस हैं 15,166 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 144 नए मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा वाकई में डराने वाला है। तो जिस बात का डर था महाराष्ट्र में वही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तमाम एहतियात बरतने के बावजूद, सरकार के तमाम गाइडलाइंस के बावजूद कोरोना विस्फोट पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिला है। 24 घंटे के भीतर 26,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं सामने। आज मुंबई में 15,166 कोरोना के सामने आए हैं। मंगलवार को मुंबई में 10,860 केसेस सामने आए थे, यानी एक ही दिन में सीधे 5,000 केसेस बढ़ गए हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मुंबई में आज कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया है। मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार ने महाराष्ट्र सरकार से लेकर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी हिलाकर रख दिया है। कोरोना ने एक बार फिर से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर दस्तक दी है। कोरोना के चलते एक बार फिर से अमिताभ बच्चन परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हां, अमिताभ बच्चन के घर का एक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकला है। बिग बी के घर में कुल 31 स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें से एक कर्मचारी को कोरोना निकला। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा, घर में कोविड के हालात से गुजर रहा हूं और बाद में संपर्क साधूंगा। हम आपको बता दें कि 2020 में 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उन्हें मुंबई के विले पार्ले में नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके 4 दिन बाद अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और नातिन आराध्या बच्चन को भी कोरोना हो गया था। उन्हें भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से अमिताभ बच्चन के दोनों बंगले प्रतीक्षा और जलसा में काम करने वाले लोगों को रूटीन कोरोना जांच कराई जाती है और तीसरी लहर में फिर से बच्चन के घर कोरोना की एंट्री हो गई है। मुंबई में कोरोना का कहर इस तरह से समझिए, शिवसेना के नेता संजय राउत का परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। संजय राउत की मां, पत्नी, बेटी और भतीजी को कोरोना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में अब तक 10 से 15 मंत्री और 70 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में डॉक्टर्स के बीच भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। जेजे अस्पताल में 61 रेजिडेंसी डॉक्टर्स को भी कोरोना हुआ है। सायन अस्पताल में 50 डॉक्टर्स, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर्स, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मुंबई में रोजाना 10,000 के पार कोरोना के केस पहुँच रहे हैं। आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुंबई में लॉकडाउन का दौर लौटने वाला है। महाराष्ट्र में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक का दौर शुरू हो गया है। अभी जो संख्या आई है उसमें 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए ये बहुत ही मैं तो ये बोलूंगा कि जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है उसका जो एसिम्प्टोमेटिक का प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, ज्यादा जोर लगा रहे हैं। मुंबई में पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केस एकदम बढ़ना शुरू हो गए और उसके बाद कोरोना ने मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस वक्त मुंबई में नाइट कर्फ्यू से लेकर लोगों को भीड़ भाड़ करने पर रोक लगा दी गई है। साथ में बच्चों की सुरक्षा के लिए 9वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। 28 दिसंबर को 1,377 नए मामले थे। 29 दिसंबर को 2,510 नए केस हो गए। 30 दिसंबर को 3,671 केस, 31 दिसंबर को 5,631 केस। वहीं 1 जनवरी को 6,347 केस, 2 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस। इसी बीच मुंबई में कॉर्डिलियाई क्रूज पर भी फैले कोरोना संक्रमण को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 100 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हम आपको बता दें कि गोवा से मुंबई पहुंची कॉर्डिलिया क्रूज पर कुल 1,997 लोग सवार थे, जिनमें 1,408 यात्री और 589 क्रू मेंबर शामिल थे।
लॉकडाउन जैसे हालात है, लेकिन 2000 लोग एक साथ आते हैं एक क्रूज शिप पर, जिसके बाद अब उस क्रूज शिप पर कोरोना विस्फोट हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग मौजूद है, सबका आरटीपीसीआर टेस्ट बीएमसी ने किया। आज सवेरे तक आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, क्योंकि देखिए 2000 लोग हैं तो उसमें बहुत समय गया। लगातार अंदर से कोविड पेशेंट्स निकलते जा रहे हैं। तो आप देखिए ये कितना बड़ा कोरोना विस्फोट एक सिंगल जहाज पर हुआ है। ये कॉर्डिला क्रूज शिप जो एक लग्जरी क्रूज है। इस तरह मुंबई में कोरोना विस्फोट के चलते हालात विकट हैं। महाराष्ट्र में कोविड खतरनाक तरीके से फैल रहा है। मुंबई में आज 15,166 कोरोना केस मिले हैं। मुंबई में आज कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर की पीक को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। इसके बावजूद भी मुंबई के बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ खूब आ रही है। मुंबई में बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ कोविड विस्फोट को न्योता देते हुए नजर आ रही है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप भीड़ देखिए। दोपहर का टाइम है, मगर लोग जो हैं भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं, भारी तादाद में यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी आप यहाँ देख सकते हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, जो कोरोना का नियम जो है, कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसे में सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से कोविड की जो रफ्तार है, जो भयानक रूप से, भयावह रूप से बढ़ रही है, रफ्तार से फैल रही है, उसको किसी तरह रोका जाए। ऐसे में मुंबई से खबर ये भी है कि अगर यहाँ 20,000 के पार मामले पहुँचते हैं तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही मुंबई में कोरोना 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच पीक पर पहुँच सकता है। पारस धामा के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और आपको बता दें कि मुंबई में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी पर बीएमसी कमिश्नर से हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने बात की है। सुनिए। हमारे साथ है मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल। चहल साहब, दूसरी वेव के समय पे हमने आपसे बात की थी, तब सबसे बड़ा संकट मुंबई के सामने था ऑक्सीजन की सप्लाई का। आज की स्थिति में अभी जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो कि मुंबई में सेकेंड वेव के समय पे जब हम पीक पर पहुंचे थे तब 11,206 केसेस थी पीक में, अप्रैल महीने में। आज तीसरी वेव शुरू हुई है और 10,860 केसेस पर डे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति है मुंबई में? क्या हम लोग पीक की तरफ बढ़ रहे हैं या पीक इससे भी ज्यादा होगा? साहिल नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आज हमारी बात रखने के लिए। देखिए, पूरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इसके दरमियान हमारी जो पॉजिटिविटी थी मुंबई की वो 1% से कम पे आ गई थी और 21 दिसंबर को हमारे पास सिर्फ 2,000 एक्टिव केसेस थे और 21 दिसंबर 2021 से लगातार आज 16वां दिन है, डे 16 है कि लगातार पॉजिटिविटी बढ़ रही है और पॉजिटिविटी हमारी 1% से जो क्रॉस हुई 21 दिसंबर को, आज वो 22.4% पे है और जो एक्टिव केसेस है मुंबई में वो 2,000 से भी 47,000 पे हो गए, मतलब कि 45,000 केस नए आए हैं। परंतु ये यहाँ पे मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर 45,000 केसेस आए हैं हमारे पिछले 15 दिनों में, तो इस 15 दिनों में मुंबई में सिर्फ 15 डेथ्स हुई हैं 15 दिनों में 45,000 केसेस आने के बाद, और एवरेज हमारी 1 डेथ पर डे का एवरेज आया है पिछले 15 दिन का। दूसरा, जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं उसमें से 90 से 91% एवरेज केसेस हमारे असिम्प्टोमेटिक आते हैं, जिनको कोई मेडिकेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा जो बाकी जो 9 से 10% केस आ रहे हैं उसमें से आधे केसेस हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। एक उदाहरण के लिए, परसों हमारे पास 8,000 केसेस आए और कल हमारे पास 10,860 केसेस आए। जो परसों हमारे पास 8,000 केसेस आए उसमें 570 लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया और कल जो 10,800 केसेस आए उसमें से फिर सिर्फ 560 लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। केसेस 8 से ऑलमोस्ट 11,000 हो गए, परंतु हॉस्पिटलाइजेशन 500 के करीब ही रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रोन का वेव है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम है। नहीं, लेकिन चहल साहब, जिस तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन के आंकड़े अब बीएमसी दे रही है उस पर अगर हम नजर डालें तो आज
14% तक हॉस्पिटलाइजेशन पहुंच चुका है, यानी बेड ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें, हॉस्पिटलाइजेशन की नहीं, बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो धीरे धीरे बेड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ती जा रही है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपने कही कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 22% तक पहुंच चुका है, यानी अगर 100 टेस्ट किए जा रहे हैं तो 22 लोग उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये काफी हाई नंबर हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में पिछली बार हमने देखा था कि 10% के ऊपर जाने के बाद लॉकडाउन लग जाता था। इस बार 22% जाने के बाद भी अभी तक पूरी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू है, दिल्ली जैसे शहर में शनिवार रविवार को कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तर्ज पर सोच रही है? क्या मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक बार फिर कर्ब्स लगाए जाएंगे, बंद किए जाएंगे, जिस तरीके से लोकल ट्रेन हो, बीएसटी बसेस हो या बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो? साहिल, जो दूसरी वेव आई थी बंबई में फरवरी और मई 2021 के दरमियान, और ये जो वेव है इसमें बहुत बड़ा एक फर्क है। पिछली बार जो वेव आई थी हमारे पास करीबन 20 से 22% लोग सिम्टोमेटिक आते थे, जिनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती थी, और कुछ लोग सीधे आईसीयू में और सीधे ऑक्सीजन बेड पर जाते थे। नंबर 1। नंबर 2, जो 78 से 80% लोग असिम्टोमेटिक आते थे, उसमें भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे को और 10 से 15% लोग सिम्टोमेटिक हो जाते थे, और वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते थे तीसरे चौथे दिन। मतलब वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 30%, 35% था। परंतु इस वे में हॉस्पिटलाइजेशन 5 से 6% है। और आज जो आप 14% बता रहे हैं, वो बात सही है, या हमारे 14% बेड्स भरे हुए हैं, परंतु जब वेव शुरू होने से पहले ही हमारे 4 से 5% बेड्स ऑक्युपाइड थे। क्योंकि मुंबई में आप देखिए कभी भी केसेस हमारे 200-250 से कम हुए नहीं थे, और वो डेल्टा के केसेस थे जो मेजॉरिटी हॉस्पिटल जा रहे थे। आज मुंबई में जो हमारे स्टेट टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर शशांक जोशी, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर संजय ओक, उनका कहना है, आज जब सुबह मेरे सबसे बात हुई, आज मुंबई में 90% ओमाइक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है, और डेल्टा अभी 10% के आसपास बचा है मुंबई में, जो घातक था, जो ऑक्सीजन बेड्स तक आपको पहुंचाता था और जो हॉस्पिटलाइजेशन करता था। इसलिए आप देखिए कि 11,000 कल केसेस आने के बाद में 500 लोग हॉस्पिटल गए, परसों 8,000 केस आने के बाद 500 हॉस्पिटल गए। जैसे ही ये परसेंटेज कम होगी डेल्टा की और ओमाइक्रॉन 100% की तरफ बढ़ेगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन और कम हो जाएगी। ऐसा स्टेट टास्क फोर्स का हमें एडवाइस दिया गया है। आपका ये कहना है कि ओमाइक्रॉन की जो लहर है वो इतनी खतरनाक नहीं है, जिस तरीके से दूसरी वेव जो डेल्टा की थी वो खतरनाक थी, उतनी खतरनाक ओमाइक्रॉन की वेव नहीं है, ये आपका कहना है। लेकिन इस पर एक सवाल ये उठता है, हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो हेल्थ सेक्रेटरी है, मुझे वो सवाल पूरा करने दीजिए, उन्होंने खत लिखा था। उनका ये कहना था कि ओमाइक्रॉन में नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं, यानी अगर 80 लाख केसेस में 1% भी अगर फेटालिटी उसमें हो जाती है, तब भी करीब 80 लाख में 80,000 लोग उसमें मारे जाएंगे। ये नंबर अगर हम देखें, शेयर नंबर देखें, क्योंकि मैंने आपके सामने नंबर रखे थे कि दूसरी वेव में मुंबई में पीक हुआ था तब 11,000 केसेस हुई थी, आज पीक होने के पहले ही 10,000 केसेस मुंबई में निकल रही है। तो अगर सिर्फ नंबर पे भी हम लोग ध्यान दें, तो क्या आपको लगता है कि खतरनाक नहीं होने के बावजूद भी लॉकडाउन की स्थिति मुंबई में हो पाएगी क्या? साहिल, ये खतरनाक शब्द थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्या है कि मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं कि हालांकि पैनिक सिचुएशन नहीं है, परंतु हमें बड़ा ही विजिलेंट रहना है, हमें बहुत ही कॉशियस रहना है, और हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना। इसमें भी इश्यू निर्माण हो सकता है। आप देखिए, अगर आप इंग्लैंड और यूएसए की कंपैरिजन करें पिछले 15 दिनों की, तो आज यूएसए में जो डेथ रेट है वो इंग्लैंड का 10% हायर है, 10 गुना हायर है। आज यूएसए में डेथ रेट 1.0% है, इंग्लैंड में 0.1% है। ये 10 गुना यूएसए में डेथ रेट ज्यादा क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि इंग्लैंड में बूस्टर्स भी लग चुके हैं और वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है। यूएसए में अभी भी काफी लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। और इसी तरह से आप अगर बंबई की और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की आप अगर कंपैरिजन करेंगे, तो बंबई में वैक्सीनेशन बहुत हाई हुआ है। हमारा फर्स्ट जो डोज है वो 108% हुआ है फ्लोटिंग पॉपुलेशन को इंक्लूड करके, और सेकेंड डोज भी हमारा 90% पे ऑलरेडी पहुंचने वाला है। और अगर बाकी महाराष्ट्र की पोजीशन देखें, वहां पे वैक्सीनेशन इतना हाई नहीं है जितना बंबई में है। तो ओमाइक्रॉन का जो कहर है वो बंबई में कम इसलिए है कि हमारा वैक्सीनेशन बहुत हाई है, परंतु ये पिक्चर हर जगह ये कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपनी जगह पे सही हैं और व्यास सब अपनी जगह पे सही हैं।